नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का जो मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जो हम लोग का मैथ का क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका ये वीडियो नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये हमारा वीडियो नंबर 4 होने वाला है। जो हम लोग का एसएससी जीडी मैथ्स प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन चल रहा है, इसका सेट नंबर 4 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं वैसे हम लोग सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो आप पूरी तरह से देखें, है ना। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है अच्छे ढंग से क्लियर हो पाए और इसको फिर अपने से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आपका सारा ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन ही जाएगा, है ना। ये इतना आप मान के चलिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है, 1, है ना। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि यदि किसी कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है ना। किसी कैमरा का जो विक्रय मूल्य होगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि किसी कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, यानी कि कैमरे का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 75% है। इसको मैं बिल्कुल आसान सब भाषा में समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपको क्वेश्चन एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग का ये बात है सीपी, है ना, और एक होगा एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी का यहाँ बात है। तो यहाँ पर कहता है कि सीपी जो है वो इसका 75% है, एसपी का 75%। तो जिससे तुलना किया जाता है पहले उसका वैल्यू माना जाता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, ये कितना 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं कि एसपी जो है वो 100 है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य 100 रुपया। तो सीपी उसका 75% है, तो 100 का 75% मतलब ये 75 हो गया। ठीक है, हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पर 75% जो है 75% इसका डायरेक्ट हम लोग 3/4 भी मान सकते थे। ठीक है, यानी कि एसपी हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, एसपी हमारा कितना हो जाता है 4 हो जाता है, और सीपी हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा सीपी हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक ही चीज है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए एसपी मान लेते हैं 100 है, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। इसको काट करके हम लोग फिर वही सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो 25 3 75 हो जाएगा और ये 25 चौक 100 हो जाएगा। यानी सीपी अगर 3 है तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए 3 में खरीदे 4 में बेचे तो लाभ कितना होगा, प्रॉफिट हमारा 1 का प्रॉफिट होगा। 1 का प्रॉफिट होगा कितना पर, प्रॉफिट या लॉस जो भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या जो भी लॉस परसेंट जो भी होता है तो वो हमारा सीपी पर कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो सीपी पर होता है। तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट। तो कितना होगा, कितना प्रॉफिट हुआ, तो 1 का प्रॉफिट हुआ और कितना में प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हम लोग सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। तो सीपी यहाँ कितना है 3 है, तो 1/3 और गुने यहाँ पर परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से हम लोग गुना करेंगे। इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 33.33 इस टाइप का कुछ आएगा, या तो फिर 33.33 लिख सकते हैं, या तो 33 होल 1/3 भी ये हम लोग इतना परसेंट लिख सकते हैं। ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर आप मिला लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कहता है, देखिए कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। गोले की त्रिज्या कितना 3 गुना, तो मूल गोले के आयतन का नए गोले के आयतन से अनुपात, है ना। मूल गोले के आयतन का अनुपात हमको ये मूल गोला जो होगा और नया गोला होगा, तो मूल गोला का जो आयतन होगा वो नया गोला के आयतन से क्या अनुपात होगा, ये आपका क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोग एक गोला लिए। ठीक है, यहाँ पर इसका त्रिज्या, इसका रेडियस जो है वो r है। क्लियर है, लेकिन कहता है कि एक नया गोला हम लोग लेंगे। ठीक है, एक नया गोला लिए और इसका त्रिज्या कितना कर दिया गया, इसका 3 गुना, यानी ये r है तो ये कितना कर दिया गया 3 गुना कर दिया, यानी 3r कर दिया गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा,
हम लोग को यहाँ गोला का आयतन से कौन से जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गोला का आयतन का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो गोला का आयतन का जो फॉर्मूला होता है इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। गोला का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोला का आयतन हो गया। ये गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है, इसे आप लिख लीजिए, ठीक है, और इसको याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या कहता है कि मूल गोला जो होगा, यानी पुराना वाला गोला, ये हमारा मूल है और ये नया वाला है, ठीक है। तो कहता है इसका आयतन बटे इसका आयतन कितना होगा। तो इसका आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका आयतन हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, पाई आर क्यूब। और नीचे वाला यहाँ जो नया वाला गोला जो होगा उसका क्या होगा, इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के जगह देखिए क्या लिखेंगे, आर क्यूब के जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3r है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3r और ये कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखिए 4/3 यहाँ से कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और इसके बाद फिर क्या बचेगा, देखिए जब इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये पावर 3 जो है वो दोनों पर जाएगा, यानी कि आर क्यूब बाय नीचे क्या बचेगा, 3 का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 27 और इंटू आर क्यूब हो जाएगा, है ना। आर क्यूब यहाँ फिर से कट जाएगा, तो 1/27 बचेगा, जो कि 1:27 के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए सारा जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगा मैं वो फॉर्मूला भी लिख दूंगा, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। आप सिर्फ सेट को ही सॉल्व कीजिएगा तो भी आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, 400 सेब 1200 रुपये प्रति 100 के भाव से खरीदे गए। 400 पीस सेब खरीदा गया है और इसका रेट क्या था, 1200 रुपये प्रति 100, यानी 100 पीस का दाम है 1200, और ऐसे हम लोग 400 पीस खरीदे हैं, क्लियर है। और 800 रुपया का लाभ पर बेचा गया, यानी कि जितना हम खरीदे थे सेब और सबको हम लोग क्या किए, बेच दिए, है ना। तो हमको टोटल 800 रुपया का फायदा हुआ, कितना का, 800 रुपया का। तो कहता है सेब का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य, सेब का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य, यानी 1 दर्जन कितना में हम लोग बेचें, ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 400 पीस खरीदे हैं, कितना, 400 पीस। तो जब 400 पीस खरीदे तो 400 पीस बेच देंगे, है ना। तो देखिए खरीदने में टोटल पैसा कितना लगा, तो खरीदने में 100 पीस का वो कितना लगता है, 100 पीस का देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बगल में लिखेंगे, है ना। देखिए 400 पीस जो है इसको खरीदने में कितना पैसा लगा, 400 पीस को खरीदने में देखिए 100 पीस को खरीदने में 1200 रुपया लगता है। 400 पीस यानी कि ये 4 गुना लगेगा, यानी कि इतना लग जाएगा, कितना, 12×4 = 4800, कितना लग जाएगा, 4800 रुपया लग जाएगा। ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, है ना, सीपी 4800 रुपया हमारा ये सीपी निकला। अब देखिए इसमें हम प्रॉफिट जोड़ देंगे, कितना, 800 रुपया हमारा क्या चाहिए, ये हमारा 800 रुपया प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो 48 और 8 कितना हो जाएगा, 48 और 5600, है ना। 5600 रुपया हमारा क्या होगा, ये एसपी होगा। 5600 रुपया क्या हो गया, हमारा एसपी हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5600 रुपया एसपी हो गया, कितना, 400 पीस का, 400 पीस का खरीदी दाम मेरा कितना था, 4800, ठीक है। 400 पीस का खरीदी दाम 4800, 400 पीस का बिक्री दाम कितना है, 5600 है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि एक पीस, है ना, एक पीस का एसपी अगर देखें, एक पीस का एसपी अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 पीस का 5600, 400 पीस का 5600। तो एक पीस का निकालने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 400 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 400 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर देखिए 4 से अगर देखो यहाँ पर हमको 12 पीस का निकालना है, तो एक पीस का मेरा इतना निकल गया, ठीक है। तो अगर हम 12 पीस का निकालेंगे तो हमको फिर 12 से भी गुना करना पड़ेगा ना, ठीक है। 12 पीस का एसपी कितना हो जाएगा, तो 12 से और गुना कर देंगे हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 0 2 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से एक बार में काट देंगे और 4 × 12 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 56 × 3 कर देंगे तो 5 × 15 150 और 6 × 18, यानी कि 168, कितना हो जाएगा, 168 रुपया, है ना। 168 रुपया जो है ये हमारा फायदा होगा, ठीक है। 168 रुपया जो है वो फायदा होगा।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो कितना है 168। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो एलसीएम से रिलेटेड है। क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, एलसीएम से रिलेटेड है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है 56 30 108, 56 30 108 है ना, 56 30 और 108 और कुछ है 56 30 108 और 120 भी है ना, 120। इसका पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक ये जो एलसीएम निकालते हैं ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से भाग देना शुरू करेंगे है ना, जो सब में कॉमन आएगा वो नंबर से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। लेकिन इस तरह पर एग्जाम में बनाइएगा ना तो ये एग्जाम में काफी ज्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग यानी टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये जो है ना आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फैक्टर या मल्टीपल मेथड से लगा करके ही निकालें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि डिविजिबिलिटी चेक है ना, विभाजकता चेक करके बनाइए तो ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, और कम टाइम भी लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 56 30 108 और 120 है ना, इसका आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर इसका ऑप्शन, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए अगर हम लोग देखें तो कितना है 75 60 है, कितना है 75 60। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें तो कितना है 75 49 है, 75 49 है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर अगर सी देखें तो कितना है 74 71 है, 74 71। और अगर डी नंबर देखें तो कितना हो जाएगा, डी नंबर में 76 60 है, 76 60 76 60 है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि एक चीज आप ये समझिए, एलसीएम और एचसीएफ में ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ है, इसका एलसीएम अगर हमको निकालना है, एलसीएम है ना, तो जो भी नंबर आएगा इसका एलसीएम वो नंबर पक्का ये सभी नंबर से कटना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस नंबर से कटने वाला सबसे छोटी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो यानी जो भी इसका एलसीएम होगा ये चारों में से जो भी होगा, क्योंकि ये चारों में से कोई ना कोई तो होना ही है ना, तो ये सब चारों में से जो भी एलसीएम होगा वो ये सभी नंबर से बिल्कुल कटना चाहिए। क्लियर है, ये नंबर से कटना चाहिए। एक तो ये हम लोग कंफर्म हो गए। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि ये नंबर सपोज देखिए ये 7 से है, ठीक है, ये 56 है तो ये 8 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और भी नंबर से कट रहा है। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम, ठीक, ये चारों नंबर का एलसीएम अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो अगर हम लोग 56 से डिवाइड करेंगे तो 56 से तो कटना चाहिए, प्लस इसका जो फैक्टर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 7 या 8 कुछ भी ले लें, इसका फैक्टर है ना, इस तरह से सभी का हम लोग ले सकते हैं। एक एग्जांपल समझा रहे हैं 56 के लेकर। तो अगर मान लीजिए जो 56 है इसका अगर कोई फैक्टर जैसे मान लेते हैं हम लोग 7 है, ठीक है, तो 7 से भी वो एलसीएम जो बनेगा नंबर वो कटना चाहिए। ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको ताकि ये आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए और एग्जाम में कम समय में बना पाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो भी आएगा तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये 30 है, 30 मतलब 10 से भी कट रहा है ना, ये भी 10 से कट रहा है, यानी कोई ना कोई, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, ये 10 से कट रहा है, इसका मतलब है क्या कि जो इसका एलसीएम आएगा वो भी 10 से तो कटना चाहिए ना। तो 10 से कौन कटता है, 10 से कटता है वो नंबर जिसके इकाई अंक पर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि ये इसमें 0 है और इसमें 0 है, इसमें दोनों में 0 है ही नहीं, तो ये सब तो आंसर हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, ये सब आंसर नहीं होगा। अब देखिए दो नंबर, दो हमारा जो ऑप्शन है वो तो हट गया। अब ये दोनों में देख लेते हैं। अब देखिए और कोई आप इसमें फैक्टर वगैरह खोजिए कि जिससे ये कट रहा है तो वो भी कटना चाहिए, इस टाइप से देखिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर आप जो भी नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि जो हम ले रहे हैं वही आप ले सकते हैं, आप कोई दूसरा फैक्टर भी खोज सकते हैं। देखिए 30 है तो 30 जो है वो 3 से भी कटता है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है जो भी इसका आंसर बनेगा वो 3 से कटना चाहिए। अब देखिए तो 3 से कौन कट रहा है, देखिए 7 और 5 12, 12 6 18, 18 0, यानी कि ये इसका सम टोटल कितना रहा है 18, जो कि 3 से कटने वाला है, यानी 3 से कट रहा है। इसको जरा देखिए तो 7 6 13, 13 और 6 19, 19 0 19, यानी कि इसमें 19 बन रहा है सम, इसमें 18 बन रहा है, यानी कि ये 19 जो है सो 3 से नहीं कटता। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटने वाला कौन सा नंबर मिल रहा है, ये मिल रहा है एक नंबर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइए। देखिए अगर आपको ये सारा चीज अगर मालूम रहेगा तो समझ सकते हैं आप कितना जल्दी क्वेश्चन को बना सकते हैं। नहीं तो इसका आप ये डिवीजन मेथड से बनाइएगा फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग बन जाएगा और ये टाइम टेकन भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइए। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 2 वर्षों की अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन राशि पर साधारण ब्याज कितना है, 318 रुपया है। ठीक है, मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन निकालना है यानी आपको पी निकालना है। ठीक है, पी निकालना है और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है और साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। तो मूलधन निकालने का तो सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ एक सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर हमको एसआई निकालना है तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, अब देखिए यहीं पर अगर आपको P निकालना है तो P निकालना है तो क्या करेंगे, ये 100 इधर आएगा। ठीक है, और R और T नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर यही फॉर्मूला को अगर हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, देखिए तो अगर हमको P निकालना है तो P के बराबर क्या कर देंगे, SI इंटू 100 और बाय R इंटू टी। देखिए ये हमारा क्या चीज का बन गया, ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन गया। उसी तरह हम लोग रेट का, टाइम का, सब चीज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक ही मेन फॉर्मूला है, बाकी इसी से आप और भी फॉर्मूला को डेराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 318 दिया हुआ है। तो 318 लिखेंगे इंटू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, SI इंटू 100। तो 100 यहाँ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और बाय कितना, रेट कितना है, 6% है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 2 साल है। तो टाइम हम लोग 2 साल ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब इसको कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग काट देते हैं 3 और 4 और 12 है ना, ये कट जाएगा 6 से। तो देखिए यहाँ पर 6 कम 6 बचे 30, 1 बच जाएगा 6 तिया 18। ठीक है, इसको अगर हम लोग काट देंगे 2 से, 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 53 है। तो 53 यानी 26.5 ये कट जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26.5 और ये 0, ये हमारा आंसर होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आप इसे देख सकते हैं, क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है ना। और इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये सभी एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक बॉडमास का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, ये बॉडमास का क्वेश्चन है और इसको बनाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 23 गुने 5 और फिर यहाँ पर कितना है इंटू, ये हमारा हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इंटू 18 माइनस 14 बाय 4। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और इसको हम लोग ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 23 गुने 5 है, 23 गुने 5 यानी कि 115। ठीक है, 115 और यहाँ पर फिर कितना हो, क्योंकि ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर का काम हम लोग पहले कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो 6 डिवाइडेड बाई 6 यानी यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 18 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा और नीचे 4 है यानी इसको इससे पूरा काट देंगे तो 1 बचेगा। तो 1 गुने 1 आ जाएगा और फाइनली ये पूरा ब्रैकेट हमको 1 देगा तो 1 यानी कितना हो जाएगा 115 गुने 1 मतलब 115, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व कीजिए। देखिए इसको सॉल्व कीजिए। और दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मैथ्स का बहुत ही बेहतरीन और एकदम बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड यानी एग्जाम के लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे है ना,
और जो कि आपको एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे, वही क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तीन क्रमागत महीनों में ईंधन के मूल्य में क्रमशः 40%, 10% और 50% की कमी होती है। 3 लगातार महीना में, ठीक है, ईंधन के मूल्य में 40%, 10% और 50% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि होती है। ठीक है, चौथे महीने में क्या बोलता है, चौथे महीने में 50% की वृद्धि होती है। वास्तविक मूल्य की तुलना में, यानी कि जो शुरू में दाम था ईंधन का, चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी यानी क्या रहा। चौथे महीने से अगर हम लोग वास्तविक मूल्य वाला का तुलना करेंगे तो वो क्या है, वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, ये आपको बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा वास्तविक मूल्य जो है वो 100 रुपया है। पहला साल में 40% कम हुआ, तो 40% कम तो कितना रह गया उसका दाम, तो 40% हट गया यानी 60%। तो 60% को हम लोग लिख सकते हैं 3/5। क्लियर है। दूसरे महीना में क्या हुआ, 10% कम हुआ। 10% कम मतलब क्या हो जाएगा, 10% छोड़ देंगे 90%, तो 90% का कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तीसरे महीने में क्या हुआ, 50% की कमी, भारी कमी, 50% की कमी। तो देखिए 50% का कमी मतलब कितना होगा, 50% ही अब उसका दाम रह गया। तो तीसरे महीने में 50% ही रह जाएगा, मतलब 1/2। 50% को क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। ये तीसरे महीने तक इतना ईंधन का मूल्य रह गया था, लेकिन चौथे महीने में क्या हुआ कि बढ़त हो गया। चौथे महीने में क्या हुआ, ये बढ़त हो गया, और कितना, 50% बढ़त हो गया। 50% यानी कि 150%, यानी जो भी अभी दाम है तीसरा महीना के बाद उसका 150%। 150% करने का मतलब क्या होता है, 3/2 हो जाएगा। कितना, 3/2 हो गया। यानी चौथे महीने के बाद ये मूल्य जो होगा वो ईंधन का इतना रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पर, चौथे महीने के बाद इसका रेट कितना, यानी इसका प्राइस कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पर है 50, 50 दूना 100, ये तीनों मिल करके ये 100 बनाएगा, 100 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 9 27, 27 3 81 है ना, ऊपर 81 बनाएगा और यहाँ पर नीचे /2 है। तो 81/2 मतलब कितना हो जाएगा, यानी 40.5, यानी 40.5 इतना रह गया। यानी कि 100 रुपया दाम था, पहले कितना था 100, पहले दाम कितना था 100। 100 से ये कितना रह गया, 100 से ये कितना रह गया, 40.5 रह गया है। ठीक है, तो ये बताइए 100 से ये 40.5 रह गया तो कितना कम हुआ। ठीक है, ये हमारा कितना कम हो गया, यानी कि अगर पिछले बार से तुलना करें तो ये कितना कम रह गया, तो इसमें ये घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 59.5, यानी इतना परसेंट। ठीक है, इतना परसेंट का कमी हुआ। ठीक है, माइनस में जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस करना पड़ा तब हम यहाँ पहुंचे है ना, तो इतना का ये कमी करना पड़ा। ठीक है, यानी इतना का कमी हो गया। कमी लिखिए या तो फिर माइनस लिखिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चाहे तो आप कमी लिख दीजिए या तो फिर आप वहां माइनस लगा दीजिए। माइनस मतलब ये कमी को दर्शाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से मैं समझता हूं कि आपको समझा पाया। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है, बस ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और इसमें मतलब कैसे घटा कैसे बढ़ा इस पर आपको ध्यान देना है। बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन जो है काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जरा देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। मुकुल मान लेते हैं ये यहाँ खड़ा था, ठीक है, और इससे 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाया गया। ठीक है, यहाँ पर जो है एक बंदूक चलाया गया। ठीक है, यहाँ पर एक बंदूक चलाया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बंदूक चलाया गया। ठीक है, यहाँ पर एक बंदूक चलाया गया। ठीक है, तो ये यहाँ बंदूक चलाया गया तो मुकुल की तरफ ये आवाज आएगा। ठीक है, मुकुल की तरफ ये आवाज सुनाई देगा। ठीक है, तो मुकुल कितना दूर है यहाँ से, 1.35 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से कहता है कि यहाँ से जो आवाज मुकुल के तक आया। ठीक है, यहाँ पर मुकुल है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मुकुल है। ठीक है, यहाँ पर ये मुकुल है, ये जो है मुकुल है, तो मुकुल को सुनाई देगा। ठीक है, मुकुल को जो है ये सुनाई देगा। क्लियर है,
तो मुकुल को सुनाई देगा तो ये कितना स्पीड से, ठीक है, यानी किस गति से ये ध्वनि जो है वो मुकुल के तरफ आया, यही आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर देना है। और देखिए यहां से यहां आने में इसको कितना 3 सेकंड लगा, मात्र कितना 3 सेकंड। तो देखिए यहाँ ये एक तरह से क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, चाल। तो चाल बराबर जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, समय, ठीक है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस बाय टाइम, चाल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको आप इसी में बैठा दीजिए, आपका बन जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या कहता है, दूरी कितना है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि जो आपका चाल होगा मीटर पर सेकंड में होगा, यानी दूरी आपको मीटर में लेना है। तो दूरी यहाँ पर हम क्या चीज में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो 1.35 और इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से 1000 से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। 1000 से जब इसको हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, 1000 से गुना करेंगे तो देखिए 2 जीरो ये हट जाएगा, ठीक है, और ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये 2 जीरो हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो 2 जीरो अगर इसको हम खत्म कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट 2 डिजिट के पहले ना, तो ये 2 जीरो ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो हम लोग इसको हटा सकते हैं। देखिए यहाँ से अब सिर्फ 10 बच जाएगा, क्योंकि 2 जीरो जो है ये जो डेसिमल था 2 डिजिट के पहले, उसको बैलेंस करने में खत्म हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा इतना बच गया, और इनटू डिवाइड में क्या देंगे, टाइम देंगे। क्या देंगे, डिवाइड में टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना है, 3 सेकंड है, 3 सेकंड। तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 बच जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 450 मीटर पर सेकंड, 450 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहां मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी नंबर में, ऑप्शन नंबर आपको बी में मिलेगा। चलिए देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ये आपका HCF से क्वेश्चन है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इससे क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। कहता है 153, 117 और 405, 153, 117 और 405, 405, इसका HCF क्या है। तो इसका HCF क्या है, HCF मतलब क्या होता है, ये तीनों का HCF मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये तीनों को पूरी तरह से काट दे, जो ये तीनों को पूरी तरह से काट दे, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये तीनों को पूरी तरह से काट दे, है ना, उसे ही हम लोग HCF कहेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग को एकदम बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि HCF ये तीनों को काटेगा ही काटेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं इसका, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन को जो है ना, LCM HCF का ये सब का क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर आपको ऑप्शन से ही बिल्कुल क्लियर कर देना है, ज्यादा इसमें माथापेची करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नहीं तो ये सब थोड़ा टाइम टेकिंग ले लेगा, अगर बिल्कुल प्रोसेस करेंगे, इसलिए आपको इसी तरह से बनाना है। आपको ट्राई प्रैक्टिस जो भी करना है आप इसी तरह से कीजिए कि फैक्टर और मल्टीपल के थ्रू ही जो है LCM और HCF का बिल्कुल खात्मा करेंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन में क्या कहता है, 12 है और क्या है 6 2 9, है ना, 6 2 9, ठीक है। यहां पर देखिए अभी हम क्या बोले कि इसका जो भी HCF आएगा, इसका जो भी HCF आएगा वो ये तीनों को काटेगा, ठीक है, ये तीनों को काटेगा। अब देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर 12 है, तो 12 जो है 153, 117, 405, 12 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या आप जिस अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको एकदम ध्यान से समझिए, उसको आप याद रखिए, कॉपी में लिखिए, चाहे जो कीजिए, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। 12 क्या है, एक सम संख्या। सम संख्या कभी भी किसी विषम संख्या को पूरी तरह से विभाजित नहीं करता है, ये बात एकदम नोट कीजिए, ठीक है। 12 जो है एक सम संख्या है, और ये सम संख्या किसी भी विषम संख्या को पूरी तरह से विभाजित नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये 153 इसको तो काटेगा ही नहीं, ठीक है, इसको भी नहीं काट रहा है और इसको भी नहीं काट रहा है, ठीक है। यानी कि ये सभी को जो भी HCF होगा, HCF जो भी होगा वो सभी नंबर को काटना है, तो यहाँ किसी को भी नहीं काट रहा है, तो इसको हम क्यों लेंगे HCF, ठीक है, क्यों लेंगे इसको HCF होने के लायक ही नहीं है, तो इसको HCF हम लोग क्यों ले लें। उसी तरह देखिए 6 भी सम संख्या है, वही कंडीशन बनाएगा,
दो भी सम संख्या है वही कंडीशन बनाएगा, नहीं काट रहा है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों जो है सो खत्म कहानी है इसका, इसका कोई यहाँ पर एचसीएफ के रोल में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अब एक बच गया ये डी नंबर, ठीक है, जो कि डी नंबर ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही जो है ये तीनों नंबर को काटेगा। क्लियर है? तो एचसीएफ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहें और मैथ्स को एकदम बिल्कुल मजबूत करें, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। जो भी दोस्त आपके दोस्त जो हैं वो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम जिसमें मैथ पूछा जाता है तो आप जो है अपने दोस्त को भी वीडियो के बारे में बताएं और वीडियो को शेयर करें, है ना, जिससे उनको भी फायदा हो सके। देखिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। रितु और मोना जो है वो मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रितु और मोना, ठीक है, रितु और मोना, रितु प्लस मोना, ठीक है, मिलकर के कितना दिन में? 18 दिन में। रितु प्लस मोना मिलकर के कितना दिन में? 18 दिन में पेंटिंग कर सकते हैं। रितु अकेले उस पेंटिंग को 27 दिनों में पूरा कर सकती है। रितु अकेले उस पेंटिंग को 27 दिनों में पूरा कर सकती है। 27 दिनों में। दोस्तों ध्यान, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल इजी जिसको बोलते हैं, एकदम ध्यान लगाइए। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आता है एग्जाम में, गलत हो गया मतलब समझिए कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही, मतलब समझिए कि असंभव जैसा बना देगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है सो गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब बिल्कुल आसान सेक्शन में आता है। चलिए देखिए ये कौन है? ये रितु प्लस मोना 18 दिन में एक साथ, रितु अकेले जो है वो 27 दिन में। क्लियर है? तो कहता है मोना अकेले कितना दिन में ये काम समाप्त कर सकती है। यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क देता है, टोटल काम, ठीक है। तो 18 और 27, ठीक है, तो 18 और 27 से कटने वाले सबसे छोटा संख्या है ना, उसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो 18 3 54, 27 दूना 54, यानी ये हमारा हो जाएगा 54, ठीक है। तो ये हमारा 54 हो गया टोटल काम। टोटल काम कितना हो गया? 54 हो गया, ठीक है। ये 54 हो गया टोटल काम। अब देखिए क्षमता निकालिए, ठीक है। R प्लस M का क्षमता कितना होगा? तो 18 से भाग देंगे तो 18 तिया 54, ठीक है। ये कितना होगा? 3। यहाँ पर R का क्षमता कितना होगा? 27 दूना 54, 2 हो गया। यानी देखिए यहाँ पर R प्लस M का वैल्यू कितना मिला करके है? R और M दोनों को मिलाएंगे तो 3 है, लेकिन R का वैल्यू अकेले 2 है। यानी कि कहने का मतलब M का वैल्यू कितना है? M का वैल्यू 3 में 2 घटा देंगे, क्योंकि इसमें देखिए R और M दोनों मिला करके 3 है और इसमें R दोनों R जो है अकेले 2 है। इसका मतलब M का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी M का क्षमता जो है वो कितना है? M की जो क्षमता है वो हमारा 1 है। तो M अकेले इस काम को कितना दिन में कर पाएगा? ठीक है, M अकेले इस काम को कितना दिन में कर पाएगा? तो M अकेले इस काम को अगर करने जाएगा तो कितना दिन लगेगा? तो टोटल काम हमारा है कितना? 54, ठीक है। तो टोटल काम 54 है, तो इसका क्षमता से भाग देंगे, जिसे काम कराना है उसका क्षमता 1 है। 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा, हमको 54 काम कराना है, तो कितना दिन लगेगा? 1 दिन में 1 यूनिट। 1 दिन में कितना काम करेगा? ये कितना काम करेगी? ये मोना है ना, ये कितना? 1 दिन में 1 यूनिट, तो 54 काम कराना है, तो 54 दिन लगेगा। 54 यूनिट में 54 दिन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना होगा? 54 डेज, ठीक है। 54 डेज, इतना हमारा आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये देखिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन पर भी पहुंच गए। मैं इस वीडियो में जो है अभी हर वीडियो में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है, जो कि हम लोग का ये 10वां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।